हेलो फ्रेंड्स, नए साल का वक्त है और दस्तूर रहता है कि पिछले गए साल को हम बहुत क्लोजली देखें, पर हमने सोचा कुछ क्यों ना अलग किया जाए। एंड दस इन दिस वीडियो वी विल टेक अ लुक एट दोज 5 important climate related, environment related news that will be of immense significance for all of us in the year 2024. नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज भुवन अपूर्व झा फॉर स्टडी IQ IAS और हम इस वीडियो में देखेंगे वो 5 इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स जो बने रहेंगे सुर्खियों में साल 2024 में। Let's get started, but before I do, topic my friends. So the number one agenda that you and I need to look out for in the year 2024. सबसे important, सबसे महत्वपूर्ण क्या होने वाला है? Well, presidential elections of the United States of America. अब आप बोलोगे कि भाई एनवायरनमेंट का वीडियो है और आप इलेक्शंस की बात कर रहे हो, बट देन देयर इज अ वेरी इंट्रिकेट रिलेशनशिप। देखिए, यूएसए जो है वो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पोल्यूटर, और यूएसए का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बर्निंग टॉपिक है। और इसलिए आपको अगर याद होगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिस में आए थे, then the landmark step was taken to withdraw the United States of America from the Paris Climate Agreement. अब आप सोच सकते हो कि अगर अमेरिका जैसा नेशन पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जैसे एक इनिशिएटिव से अगर विड्रॉ करता है तो उसका क्या मैसेजिंग जाता है, उसका क्या एक सिग्निफिकेंस है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शायद वो सारे नेशंस जो शायद अभी तक 50-50 कर रहे होंगे, दे विल बी मच मोर लाइकली टू नॉट टेक क्लाइमेट चेंज सीरियसली। इसलिए अगर हमारा अगला 50 साल इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिक्योर करना है, then the results of the US presidential elections are of utmost significance. Which is why, my friends, I want you to introduce you to a couple of facts here. जैसे मैंने आपको बताया कि USA is the second largest polluter, और जैसे आप देखोगे एक inconsistent leader का रोल प्ले किया है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ट्रंप आए, withdrew from the Paris Climate Agreement. फिर प्रेसिडेंट बाइडेन आए एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट फिर से ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि ग्रीन स्पेंडिंग में प्रेसिडेंट बाइडेन का फोकस रहा है, बट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज मेड इट एम्पली क्लियर दैट ही नीड्स टू वेरीफाई द साइंस बिफोर ही विल एलोकेट एनी मोर मनी। Thus you can understand that the global whole focus will be on the outcome of this particular elections. Which way will the cookie crumble? ये तो हमें टाइम ही बताएगा, but then in 2024, this will be one of the most important pieces of information, especially from the environment perspective. Going forward, number 2, अब बात आती है क्लाइमेट फाइनेंस की। क्लाइमेट फाइनेंस जो कि एक बहुत ही टची टॉपिक रहा है। अगर आप हाल फिलहाल में कल्मिनेट हुए COP28 को क्लोजली फॉलो कर रहे थे तो वहां पे आपने देखा होगा कि लॉस एंड डैमेज फंड को लेके काफी चर्चा हुई, काफी नेगोशिएशंस हुए और फाइनली एक अग्रीमेंट भी देखा गया। Similarly, my friends, you must have heard of, say, एक तो है लॉस एंड डैमेज फंड, एक आपने देखा होगा या सुना होगा अडेप्टेशन फंड। सिमिलरली आपने सुना होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड, करेक्ट। अब इनका महत्व क्या है? इवेंचुअली माय फ्रेंड्स, आपको यह समझना जरूरी है कि फंड रेज करना और उसके बाद फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और इसलिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे मैकेनिज्म्स, बहुत सारे चेक्स, बहुत सारे बैलेंसेस जरूरी होते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि द कमिंग ईयर विल बी ऑफ एक्सट्रीम रेलेवेंस इन सो फार एज दिस फंड रेजिंग एंड फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न्ड। COP28 में हाल ही में काफी प्रोग्रेस किया गया इस मामले में, पर सारे फंड को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसके अंदर $100 बिलियन रेज करने की बात है, अब ये सोचा जा रहा है कि जो 100 बिलियन का टारगेट है वो शायद कम पड़े। ऑलरेडी हमारा टारगेट हम कम सेट कर रहे हैं और जो कम सेट किया है उसमें भी ज्यादा पैसा रेज नहीं कर पाए हैं। सिमिलरली आप ये भी देखोगे कि अडेप्टेशन फंड को लेके अभी तक एक सिंसियरिटी नहीं आई है। अब जो एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा अडेप्टेशन का मतलब है that you are planning to deal with the effects of climate change, those particular activities and infrastructure that will help me deal with the effects of climate change better. पर इसका एक और कॉन्सिक्वेंस है कि अडेप्टेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो लोकल होते हैं, which is why you find that the Western world is non-committal
insofar as going and supplementing this global adaptation fund is concerned. Similarly, you can also figure out कि एक lack of sincerity देखी जाती है when it comes to money changing hands insofar as climate change is concerned. Going forward, एक और मुद्दा जो चर्चा का विषय बनेगा is the responsibility of the private sector in mitigating climate change, especially through way of climate finance. अर्थात कि क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही पैसे रेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या प्राइवेट सेक्टर इसमें इक्वल भागीदार नहीं है? विच इज वाई COP 28 में यह देखा गया कि फ्रांस और कीनिया ये दो नेशंस साथ में आके एक टास्क फोर्स बनाए हैं and then they have planned to go ahead and levy taxes on certain polluting sectors such as shipping, aviation, financial transactions and fossil fuels. अब आप देख रहे हो, eventually the goal of climate finance is being enlarged through multiple stakeholders getting involved, which is why 2024 will be critical, especially जब हम COP 29 की तरफ देखेंगे जो अजरबैजान में शेड्यूल्ड है. Right? Moving forward, let's look at our third important news in 2024 to look out for, and which is to do with plastics. Again, the informed, जो लोग आप लोग थोड़ा बहुत अखबार वगैरह देखते होंगे, आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि 2024 की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, क्योंकि अभी तक प्लास्टिक को लेके एक इंटरनेशनल ट्रीटी मिसिंग है. इनफैक्ट यहां तक कहा जा रहा है कि एस्बेस्टस के लिए जो एक ट्रीटी था, उसके बाद अगर किसी ट्रीटी का इतना इंटरनेशनल रेलेवेंस होगा तो वो प्लास्टिक से रिलेटेड होगा. पर इसको भी लेके थोड़ा सा इनसिंसियरिटी हम जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम ऑयल एंड गैस. नाउ इन COP 28 नेशंस हैव गॉन अहेड एंड प्लेज्ड कि हम फॉसिल फ्यूल्स से ट्रांजिशन अवे करेंगे. इसलिए प्लास्टिक्स इन पर्टिकुलर कंपनीज का एक प्लान बी था. पर अगर इस तरह का ट्रीटी आ जाता है जहां पे कि एक कंट्री कितना प्लास्टिक मैन्युफैक्चर और कंज्यूम कर सकता है उस पे हम एक लिमिट लगा दें, तो ये सारे कंपनीज का जो प्लान बी है वो भी फेल हो जाएगा. इसलिए व्हाट यू फाइंड इज दैट कंट्रीज दैट आर होली डिपेंडेंट ऑन ऑयल सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स और द मेजर सप्लायर्स ऑफ ऑयल सच एज सऊदी, ये इस पक्ष में नहीं है कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी हो प्लास्टिक्स को लेके. पर आप सोच रहे होंगे कि भाई प्लास्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, हमने सुना है कि प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट के लिए खराब होता है, पर कितना खराब हो सकता है? तो मैं आपको कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूं. जब हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इन न्यूज इज माइक्रोप्लास्टिक्स. अब माइक्रोप्लास्टिक्स इतने माइन्यूट, इतने छोटे होते हैं कि कुछ जगह जो आप सोच भी नहीं सकते वहां तक ये पहुंच चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, वी आर फाइंडिंग माइक्रोप्लास्टिक्स इन दी प्लेसेंटा, मतलब मां के वुम्ब में आप माइक्रोप्लास्टिक्स, जो एक हम समझते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, द मोस्ट होलीएस्ट ऑफ प्लेसेस, वहां पे भी अब माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच चुका है. सिमिलरली, साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट माइक्रोप्लास्टिक्स आर बीइंग फाउंड इन द ब्रेन, दे आर बीइंग फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क एंड दे आर बीइंग फाउंड इन ह्यूमन हार्ट्स. मैं तो एनवायरनमेंट की बात भी नहीं कर रहा, मैं आपके और मेरी बात कर रहा हूं. ऑब्वियसली अगर यहां तक पहुंच चुका है तो हमारे ओशंस के डेप्थ में, हमारे हिमालयाज के हाइट्स में, हर जगह माइक्रोप्लास्टिक्स अब मौजूद है. और इसलिए जिसे हम नर्डल कहते हैं उसको रेगुलेट करना अति आवश्यक है. एट द सेम टाइम अभी माइक्रोप्लास्टिक से हम जूझ ही रहे थे कि एक और नया तरह का प्लास्टिक आ रहा है जिसे हम कहते हैं नैनोप्लास्टिक्स. वो माइक्रोप्लास्टिक से और भी छोटे होते हैं. तो आप सोच सकते हो, और छोटे मतलब और हानिकारक. Which is why the international global treaty to go ahead and regulate the plastic industry will be again of utmost significance in the year 2024. Right, my friends? अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे चौथे मेजर न्यूज की तरफ जो बना रहेगा सुर्खियों में साल 2024 में. And that is to do with the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism, जिसे हम कहते हैं CBAM. अब ऐसे समझिए इसे. Essentially, this is weaponizing trade in the name of environment climate protection. आपने ट्रेड एंड कॉमर्स को एक तरीके से वेपनाइज किया है. कैसे किया है? यूरोपियन यूनियन का यह मानना है कि वो सारे गुड्स जो कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में बनते हैं यूरोप की बॉर्डर के बाहर,
उनको अगर अब यूरोप में सामान भेजना है तो उनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगेगा। और दिस इज ऑल्सो टू गो हेड एंड अवॉइड द इशू ऑफ, वेरी क्विकली इफ आई गो हेड एंड टेल यू, द इशू ऑफ कार्बन लीकेज। अब ये कार्बन लीकेज है क्या? ऐसा समझिए कि यूरोपियन यूनियन ने एक रूल बनाए अपने कंपनीज के लिए कि आपको एक ग्रीनिंग की तरफ, एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपने एमिशंस घटाने के लिए कुछ कुछ चेंजेस करनी होंगी जिनके लिए लगेंगे पैसे। इसके चलते हुआ क्या, ये सारे कंपनीज अपने फैक्ट्रीज लेके बाहर चले गए वो सारे कंट्रीज में जहां पे कि ये एमिशन नॉर्म्स थोड़े ढीले ढाले, थोड़े रिलैक्स्ड हैं। इसके वजह से हुआ क्या, यूरोपियन यूनियन का हुआ मॉनेटरी लॉस, फाइनेंशियल लॉस, एंड दस टू मिटिगेट अगेंस्ट दोज लॉसेस यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। पर मजे की बात यह है कि जो एडिशनल टैक्स लग रहा है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू यूरोपियन यूनियन फ्रॉम दोज कंट्रीज जहां पे कि कार्बन एमिशंस के नॉर्म्स लैक्स हैं, वो जो पैसा आप टैक्स की तरह ले रहे हो वो आप यूज नहीं कर रहे हो टू गो हेड एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स दैट आर ग्रीन इन दोज वेरी कंट्रीज। तो देख रहे हैं, दिस इज वेपनाइजिंग ट्रेड इन द नेम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसीलिए काफी सारे विशेषज्ञों ने कहा है कि दिस इज अ फेयर एग्जांपल ऑफ द अनजस्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन दैट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन द डेवलपिंग वर्ल्ड बाय द डेवलप्ड वेस्ट। साथ ही आप यह भी समझ सकते हो कि इसके चलते कंपनीज विल बी मच मोर से vulnerable, much more likely to go ahead and invest and act in greenwashing। अब ग्रीन वॉशिंग क्या होता है भाई? कथनी और करनी में फर्क। मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं तो बहुत ग्रीन कंपनी हूं, मैं बहुत सस्टेनेबल कंपनी हूं, पर वो रहेगा बस एक एडवर्टाइजिंग, एक पीआर कैंपेन। आइडियली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओवरस्टेट my achievements and understate my losses। इससे इवेंचुअल लॉस किसका है? क्लाइमेट का, हमारा और आपका। विच इज वाई द यूरोपियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विल बी वेरी क्लोजली वॉच्ड। एंड फाइनली माई फ्रेंड्स, नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कार्बन मार्केट का क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर आप पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का आर्टिकल 6 के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये कार्बन मार्केट्स जो है एक बहुत ही कंटेंशियस, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बनता जा रहा है। ये कार्बन मार्केट है क्या? आप जाते हो, आप ट्रेड करते हो कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं भाई? आप हक ले रहे हो ताकि हम अपने एमिशंस और ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी, ओके, नाउ इसका 100 कार्बन क्रेडिट्स था, अब इसने 100 के 100 यूज कर लिए। अब इसको अपना कंपनी थोड़ी ना बंद करेगा ये, तो इसको चाहिए कुछ कार्बन सर्टिफिकेट्स ताकि ये चलाते रहे अपना कंपनी। तो फॉर दैट दे गो हेड एंड ट्रेड फ्रॉम सम अदर कंपनी जिसके पास एक्स्ट्रा 25 कार्बन क्रेडिट्स पड़े होंगे। अब आप समझ सकते हो दिस इज एसेंशियली अ जीरो सम गेम लुकिंग एट नेट जीरो कार्बन एमिशंस। अब फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्स्ट, 2 तरह के होते हैं ये। एक जिसे हम कहते हैं कंप्लायंस मार्केट, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में होता है, और दूसरा होता है वॉलंटरी मार्केट, जो कि गवर्नमेंट टू बिजनेसेस या बिजनेस टू बिजनेस के बीच में होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कंप्लायंस मार्केट पे अभी तक कंसेंसस नहीं बन पाया है कि किस तरह का यह मैकेनिज्म होगा, कैसे कंट्रीज ट्रेड करेंगी। और वॉलंटरी मार्केट का प्रॉब्लम यह है कि यहां पे धड़ल्ले से स्कैम होते रहते हैं। साथ ही एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म या अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं वो मिसिंग है। विच इज वाई अगर वर्ल्ड को नेट जीरो एमिशंस की तरफ पॉजिटिवली बढ़ना है, ये एक इंस्ट्रूमेंट को और सशक्त करने की बहुत जरूरत है अभी। करेक्ट माय फ्रेंड्स? सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल पीसेस ऑफ न्यूज दैट यू नीड टू बी फुली अवेयर ऑफ गोइंग इनटू 2024। विद दैट माय फ्रेंड्स, वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन जहां हमने डिस्कस किया वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये क्लास, ये वीडियो पसंद आया, then do consider leaving us a like and do consider leaving us a feedback in the comment box. अगर कोई particular doubts हो, you can go ahead and reach me on my Instagram. Meanwhile, मैं आपके लिए इस लेक्चर का पूरा PDF अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे Instagram चैनल पे, which goes by the name of Bhuvan Study IQ. On that note, my friends, wishing you a very happy new year and hoping for much more positive news
environment-wise in the year 2024. This is Bhuvan signing off for Study IQ. Thanks for watching. Bye.